नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसलिए पहले की वीडियो में हमने पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण का अर्थ और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण किससे बनता है। तो ये हमने देखा था कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सब से और प्राकृतिक पर्यावरण का विकास होता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनता है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आपने उस दिन ये समझा होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ में एक पर्यावरण का घटक है जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है, वो बोलते हैं मानवीय पर्यावरण। तो आज हम दूसरे घटक के बारे में, मानवीय पर्यावरण के बारे में समझेंगे। अब मानवीय पर्यावरण का मतलब है मनुष्य के द्वारा किया गया आसपास का वातावरण। कई चीज़ें हम देखते हैं ना जो भगवान ने बनाई प्रकृति की ओर से, वो किसी ने बनाई नहीं। कुछ चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई, तो मनुष्य ने जो जो चीज़ें बनाई है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। हम देखते हैं जीवन में अनेकों प्रकार की चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई, जो जो आवश्यकता पड़ती गई त्यों त्यों उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार करते गए और हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। तो मानव प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करके और उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जैसे उसकी आवश्यकता है वैसे वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हम प्रारंभ के मानव की बात, प्रारंभिक मानव, जो आदि मानव जिसको बोलते हैं, वो जंगलों में घूमते फिरते थे, कच्चा खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, उनका जीवन बहुत सरल था और वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के संसाधनों से ही करते थे, प्राकृतिक पर्यावरण से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मानवीय पर्यावरण की आवश्यकता नहीं। जैसे आज को संचार की है, वैज्ञानिक तरीकों की है, सड़क है, रेल है, हवाई जहाज है, इसकी उनको आवश्यकता नहीं थी, बाजार की आवश्यकता नहीं थी। जो भी आवश्यकताएं थी वो प्राकृतिक पर्यावरण से लेते थे और खुद ही उसका उपयोग करना सीखते। लेकिन ये प्रारंभिक मानव की स्थिति थी। लेकिन मानव हमेशा सृजनशील रहा है, क्रियाकलाप करता रहता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता रहता है। उसकी जो बुद्धि का विकास हुआ त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी और जो आवश्यकताएं बढ़ने लगी त्यों त्यों उसने अपने आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब हमने देखा कि मनुष्य प्रारंभ में कच्चा खाता था, फिर उसने आग का आविष्कार कर दिया तो पका खाने लगे, फिर उसने खेती करनी सीख ली। खेती करनी प्रारंभ कर दी तो वो घूमना फिरना बंद करके और एक जगह पर रहना प्रारंभ हो गया। आवास की आवश्यकता हुई, जब एक जगह पर रहने चालू किया तो घर की आवश्यकता हुई, झोंपड़े बनाने पड़े। आज जैसे महल नहीं थे, तो उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। प्रारंभिक मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी और वो अपने आसपास के पर्यावरण से ही और उसको पूर्ण करता था, इसलिए मानवीय पर्यावरण की आवश्यकता नहीं। लेकिन समय के साथ साथ जो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, जो समझ बढ़ी, जो बुद्धि का विकास हुआ, त्यों त्यों उसने अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते गए और त्यों त्यों उन्होंने नए नए आविष्कार प्रारंभ किया। खेती के साथ रहना प्रारंभ किया, फिर खेती व्यापारिक खेती होने लगी। व्यापारिक खेती होने लगी तो माल लाना ले जाना, इसके लिए पहिए का आविष्कार कर दिया, तो गाड़ी बन गई, साधन बन गए। पहिए के आविष्कार के बाद में उनके लिए विभिन्न प्रकार की सड़कें बन गई, मार्ग बन गई। आज हम देखते हैं दुनिया भर में, अब भारत में भी बहुत बड़े बड़े सुपर हाईवे, मेगा हाईवे, 8 लेन की, 6 लेन की, ऐसे बहुत बड़े बड़े सड़क मार्ग बन गए ताकि तुरंत माल उत्पादन स्थल से बाजार तक पहुँच जाए, कच्चा माल भी उत्पादन स्थल तक पहुँच जाए। ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। व्यापार और वाणिज्य की क्रिया प्रारंभ हुई। पहले सब अपने आवश्यकताओं की पूर्ति घर में करते थे, अब जो उसकी समय के अनुसार मांग बदलती गई, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उन्होंने उद्योग प्रारंभ कर दिए। अब उद्योगों में विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार होने लगी। औद्योगिक क्रांति से देश में और बड़ा परिवर्तन हुआ संसाधनों में। और संचार की क्रांति ने तो पूरे विश्व को बदल दिया। आज ये संचार क्रांति का ही परिणाम है कि हम घर बैठे और अपना शिक्षण अनवरत करें। हमारी पढ़ाई लगातार चालू है, घर बैठे, बिना पुस्तक के। ये नई तकनीक का युग है, ऑनलाइन शिक्षण का समय आ गया।
ये जो आवश्यकता बनने लगी, ये सारी आवश्यकता की पूर्ति किससे की है? प्रकृति से, प्राकृतिक पर्यावरण से। और ये सब मानव कर्म। पहले मनुष्य जब बाजार विकसित हुआ तो उन्होंने वस्तु विनिमय पद्धति दी, उसमें रुपये नहीं थे, मुद्रा नहीं थी। अब मुद्रा नहीं थी तो सिक्के वगैरह थे, तो सिक्के लेकर जाना बहुत भारी भरकम, ऐसा मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने वस्तु विनिमय पद्धति प्रारंभ की। वस्तु का मतलब है आपको अनाज चाहिए तो आप कोई चीज़ जाकर दोगे उसको दूसरी, तो वो आपको अनाज देगा। या मान लो आपको जूते खरीदने तो आप उसको जाकर आपके पास देने के लिए अनाज है, उसको जितना अनाज दिया उतना आपको जूते दिए। ऐसे वस्तु के बदले वस्तु देनी, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये हमको समझना नहीं, प्रारंभिक स्थिति नहीं। आज वस्तु विनिमय पद्धति नहीं, आज मुद्रा विनिमय। आज हम कोई बाजार से रुपये पैसे लेते हैं तो हम रुपये देते हैं। अब रुपये की आवश्यकता नहीं, पेटीएम कर सकते हैं, सीधा ऑनलाइन पेमेंट हो गया। ये किसने किया? मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जेब में रुपये भर कर ले जाने की जरूरत नहीं, गुम हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, तो उन्होंने पेटीएम आविष्कार किया। आज हम कहीं पर भी जाएंगे बाजार में, अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं, रुपये ले जाने की जरूरत नहीं, बैंक जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार मनुष्य ने अपने प्रकृति के साधनों का अपने उपयोग लाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय समय पर विभिन्न तरीके अपनाए, और इससे पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण पर असर पड़ने लगा, क्योंकि मनुष्य भोगवादी बन गया, अनेक वस्तुओं का उपयोग करने लगा और वो सीधा पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं। तो प्रकृति और मानवीय पर्यावरण में सही संतुलन आवश्यक है। जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही उपयोग लेना चाहिए। अब हमारे घर के अंदर मीटर बंद है, मान लो, अब हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रही है, सब रूम में अलग अलग है, लाइट की आवश्यकता नहीं, फिर भी जल रही है। मनुष्य भोगवादी बन गया, मेरे तो घर में बिल आता है, लेकिन बिजली जितनी हम उपयोग कर रहे हैं आवश्यकता से अधिक, इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति को बिजली नहीं मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी, उद्योगों को नहीं मिलेगी। हमारे घर में नल खूब आता है, पानी खूब आ रहा है, इसलिए हम आधी बाल्टी स्नान करते हैं, उसकी जगह 2 बाल्टी बनाते हैं, हमारे पानी कमी नहीं। ये प्राकृतिक पर्यावरण का दुरुपयोग है, हमारी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कम से कम प्राकृतिक पर्यावरण का कैसे हम उपयोग करें, ये बहुत बड़ी देश की सेवा है, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। मेरे घर में आता है, लेकिन ये मैं सोचूंगा कि मैंने अगर आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग किया है तो किसी और को पानी मिलेगा नहीं, दूर दराज झाड़ियों में रहने वाले, दूर दराज गाँव के अंदर पानी पहुँचेगा नहीं, वो पानी के लिए तरसतेंगे, कई जीव जंतु प्राणी के बिना मर जाएंगे। पहले आपकी दादाजी को पूछेंगे तो घर में जो बर्तन थे वो मिट्टी से साफ होते, पानी की आवश्यकता नहीं थी। अब आप देखेंगे मम्मी जी अगर जो माता जी अगर बर्तन साफ करती है पाउडर से करती है, पाउडर इतना चिकना होता है कि बार बार उसको पानी से धोना पड़ता है, कितना पानी व्यस्त जाता है। ऐसे मनुष्य ने अपनी उपभोगवाद संस्कृति ज्ञान से पर्यावरण पर बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेकिन पर्यावरण को कुछ दिए नहीं, प्रकृति को कुछ दिए नहीं, केवल लेने के लिए। उसको बोलते हैं प्रकृति का दोहन करना, शोषण करना, वापस नहीं दिया। हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। आज कागज़ की बहुत बड़ा आवश्यकता बढ़ गई, अब तो ऑनलाइन के कारण से और कागज़ की कम से कम आवश्यकता हो गई है, लेकिन जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, पुस्तकें छपने लगी, अखबार छपने लगे, तो कागज़ की बहुत बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधों से होती, तो पेड़ों जंगलों से हजारों पेड़ कटने लगे। अब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ तो काट रहा है, लेकिन वापस पेड़ लगा रहे, जितने पेड़ काटे उतने वापस लगे। तो ये हम कहेंगे कि प्रकृति और मानवीय पर्यावरण में संतुलन है। जितना हमने प्रकृति से लिया है उतना वापस प्रकृति को दिया तो संतुलन है, और ये संतुलन बिगड़ गया। तो आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जल की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कहते हैं कि आगे अगर कोई तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। आप देखते होंगे दुनिया में बहुत बड़ी त्रासदी आ रही, वर्षा होती थी, बाढ़ से लोग मर जाते हैं, लेकिन पानी की कमी, भूमिगत जल स्तर बहुत कम है।
बरसात का पानी नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। तो भूमिगत जल स्तर नहीं है, बहुत नीचे जा रहा है, तो पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, पीने को पानी नहीं मिलेगा। पेड़ों का अंधाधुंध काट रहे हैं, वापस पेड़ लगा नहीं रहे, तो पूरा वायुमंडल चेंज हो गया। हमें विश्व में बहुत बड़ी समस्या है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जमीन का तापमान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पर्यावरण के साथ में हमने छेड़छाड़ की। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानवीय पर्यावरण ने बहुत ज़्यादा प्रकृति का उपयोग किया, वापस नहीं दिया, तो पेड़ पौधे नष्ट हो गए, ग्रीन हाउस समाप्त हो गया। और आज हम देखते हैं कि हर प्रकार की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़, भूमि का तापमान बढ़ रहा है। कहते हैं कि अगर ये तापमान बढ़ता गया तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जो बर्फ के भंडार है वो पिघल जाएंगे, तो उसका पानी आएगा समुद्र के अंदर, समुद्र में पानी आएगा, समुद्र का पानी और सतह से ऊपर हो जाएगा, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, प्रलय हो जाएगी। ये दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। हम इस प्रकार के पर्यावरण का दुरुपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। पहाड़ों को खोद दिया हमने, खनन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमें विभिन्न प्रकार के खनिज खानों से प्राप्त करते हैं, लेकिन पूरी पर्वतमालाओं को नष्ट कर दिया। ये पर्वतमालाएं हमारे वर्षा को और कई प्रकार के संसाधनों को और सुरक्षित रखती है, लेकिन अवैध खनन के द्वारा हमने उसको खोखला बना दिया। तो ऐसे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होगी, लेकिन सोच क्या होना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना। आप कल्पना कीजिए, आप घर में अपना ही उदाहरण लीजिए, आपकी कितनी ड्रेस है, शायद महीने में एक दिन प्रतिदिन एक ड्रेस पहने तो भी उस कपड़ों का नंबर नहीं आएगा। इतने सारे कपड़े इकट्ठे होंगे। अब इतने सारे कपड़े बने थे, कहाँ से बनाए? प्राकृतिक पर्यावरण से बनाए। इतनी चीज़ें हमने क्या वापस प्रकृति को दी है? हमने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े तो आ गए बाजार में, मनुष्य ने अपने पर्यावरण के द्वारा ये बना दिया, लेकिन क्या पर्यावरण को वापस दिया ऐसा? तो ये भोगवाद संस्कृति के कारण से आज दुनिया बहुत बड़े पर्यावरण से जूझ रही है। इसलिए हमको विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है, जागरूक किया जा रहा है। अब लोगों में जन जागृति आ रही है। आप देख होंगे अभी विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर लोगों ने हजारों पेड़ लगे, लाखों पेड़ लगे। इतना बड़ा समाज में परिवर्तन आ रहा है कि प्रकृति नहीं है तो हम नहीं, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं, हमारा आसपास का पर्यावरण दूषित है तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हम बीमारियों से ग्रस्त होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हैं। इस प्रकार ये प्रकृति और मानवीय पर्यावरण में सही संतुलन आवश्यक है। ये मनुष्य कर सकता है, नहीं करेगा तो उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। अब एक मनुष्य नहीं, सभी को सोचना पड़ेगा। हम जान देखते हैं कि नल पानी बह रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा, कहीं लाइट जल रही है तो उसको बंद करना पड़ेगा। ये देशभक्ति है, ये प्रकृति को बचाएंगे। हम हमारे जन्मदिन पर एक पेड़ पौधा लगाएंगे, हर वर्ष लगाएंगे, बहुत बड़ी प्रकृति को देने वाले। कोई पौधों को हम बहुत ले सकते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर घर के अंदर भी छोटे छोटे पौधारोपण कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त समय है। ऐसे सकारात्मक कार्यों में हम अपना समय लगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। पर्यावरण नहीं है, हम नहीं, हमको जीवन सुख में बिताना है, स्वस्थ बिताना है, तो पर्यावरण की आवश्यकता रहेगी। तो मनुष्य को समय समय पर ऐसे पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते उन्होंने बहुत सारा पर्यावरण परिवर्तन कर दिया। आज ये वैज्ञानिक मानकी के अनुसार और 33% वन आच्छादित जमीन थी। एक स्वस्थ व्यक्ति को, समाज को जीवन जीने के लिए पूरे देश पर की जितनी जमीन है उसमें 33% वन होना चाहिए। लेकिन अभी का आंकलन हम देखते हैं तो उसमें 33 में से 17% भूभाग पर ही बैठे। तो हमारी क्या दुर्गति है उनकी जानते हैं। इसलिए पर्यावरण को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और अपनी आवश्यकताओं की कम से कम करना। पहले का मानव बहुत सुखी था, संपन्न था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कम थी। आप अपने दादाजी से पूछिए उस समय कौन से खेल खेलते थे और आज हम कौन से खेल खेलते हैं, उसमें कितने संसाधनों की आवश्यकता है। और वो पहले खेल खेलते तो उसमें कुछ संसाधन की जरूरत नहीं थी, पारंपरिक संसाधन थे और उससे बहुत सारे गुणों का विकास हुआ। आज हम इंडोर आउटडोर खेल खेलते हैं, विभिन्न साधनों के द्वारा खेलते हैं। पुराने समय में जो खेल खेलते थे उसके बहुत बड़े कुछ गुण थे, जिसके पीछे बहुत बड़ी सीख मिलती थी। आप अपने घर में दादाजी को अगर पूछिए
कौन से खेल खेलते थे और आज हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, ऐसा आप एक क्रियाकलाप कीजिए। पहले मनुष्य की क्या आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकताएं बढ़ गई, क्या उस आवश्यकता के अनुसार हम जीवन नहीं जी सकते। आज जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उतनी सबकी पूर्ति होनी जरूरी है। कम से कम आवश्यकताओं के अंदर हम जीवन जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। एक प्रश्न आपको इसमें हमने दिया है कि आप अपने बुजुर्ग कोई व्यक्ति से आसपास किसी से पूछना कि आज खेल की तुलना करना कि प्रारंभ में खेल कैसे थे और आज खेल कैसे, इसका एक विश्लेषण करें। उसमें कितने साधन की आवश्यकता थी, उन खेलों में क्या गुणों का विकास होता था। जैसे एक खेल अपन बचपन में या मारवाड़ खेलते हैं झाड़ झूठ, पेड़ के ऊपर एक खिलाड़ी होता है जो एक छोटी डंडी होती है उसकी रखवाली करता है, बाकी सब खिलाड़ी क्या करते हैं उस डंडी को अपने टांग के नीचे से दूर फेंकते हैं, तो वो जो खिलाड़ी रक्षा करने वाला है उसको पकड़ के लेकर आता है, विदाते हैं उसको। बहुत अच्छा खेलता है। पेड़ पर चढ़ना कूदना ये स्वतः ही अभ्यास है। आज किसी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। मान लो अभी हम कोई दुर्घटना में फंस गए, जंगल में जा रहे हैं, तो भयानक जानवर हमारे पीछे पड़ गया और बचने के एक ही जगह पेड़ पर चढ़ गए तो बच सकते हैं, लेकिन पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। पहले खेल खेल के माध्यम से चढ़ते थे, लंबी छलांग लगानी तो हम उससे दौड़ना सीखते। ऐसे बहुत सारे खेल हैं। सतोलिया है, निशानेबाजी की भावना बढ़ती है, टीम स्पिरिट की भावना बढ़ती है, कबड्डी है, एक आत्मिक बल का विकास होता है। तो हमारे खेलों के अंदर इस प्रकार के गुण थे प्रारंभिक खेलों में। परंपरागत खेलों को हमको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे आप खेल के माध्यम से एक बार थोड़ा विश्लेषण करना कि प्रारंभिक मनुष्य के क्या खेल थे और आज क्या है, तो कितनी आवश्यकताएं बदल गई है। इसको आप मानवीय प्रयोग के अंतर्गत देखना। ऐसा एक कार्यक्रम हमने आपको गृह कार्य दिया ये करना। और आज इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।